हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम शुरू पर। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सीटेट की सेकंड पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो ये एसएसटी के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एसएसटी के एग्ज़ाम के लिए क्लास 6, 7 और 8 का एनसीईआरटी पढ़ना है, जो कि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा और ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि इस क्वेश्चन कैसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है और किस टाइप से क्वेश्चन पूछता है। अगर आपको बेसिक चीज़ें नहीं पता होंगी तो आप क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला है आपका चैप्टर नंबर हिस्ट्री का पहला चैप्टर है आपका कब कहाँ। पहला चैप्टर क्या है? कब कहाँ और कैसे, यानी क्या हुआ था, कब हुआ था, कहाँ हुआ था और कैसे हुआ था। यानी हिस्ट्री का ही क्वेश्चन है, इतिहास का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? इतिहास का क्वेश्चन है कि इतिहास शुरू ही होता है कब, कहाँ, कैसे और क्यों। इसी से आपका इतिहास शुरू होता है। तो चलिए पहला चैप्टर आपका शुरू करते हैं क्लास 6 का। तो देखिए क्या कहा गया है कि अगर जैसे कि हम जानते हैं कि कल क्या हुआ था, तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हैं या अखबार पढ़ सकते हैं। और साथ ही ये जानने के लिए पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हैं जिसे हम उस समय की स्मृति हो, यानी उस समय का याद हो कि उस समय क्या हुआ था। लेकिन बहुत साल पहले क्या हुआ था ये कैसे पता लगाया जा सकता है? तो देखिए कैसे पता लगाया जा सकता है। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। तो हम आखेटकों यानी शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय के बच्चे कौन कौन से खेल खेलते थे, कौन कौन सी कहानियाँ सुनते थे और कौन कौन से नाटक देखते थे या फिर कौन कौन से गीत सुनते थे। देखिए अब हम अतीत के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि अतीत में लोग कहाँ रहते थे। तो लोग कहाँ रहते थे ये बताना है हमें। तो देखिए मानचित्र है ये आपका नीचे, अगर मैं स्क्रॉल करूँगी तो आपका नीचे मानचित्र दिखाई देगा, उसमें नर्मदा नदी का पता लगाना है। यानी कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रहते थे। तो चलिए मानचित्र देखते हैं। नर्मदा नदी कहाँ है आपकी? नर्मदा नदी आपकी यहाँ पे है। यहाँ पे मानव बस्तियाँ थी। देखिए यहाँ पे सतपुड़ा है, यहाँ पे आपका मानव बस्तियाँ थी। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है, कई लाख वर्ष पहले लोग इस नदी के तट पर रहते थे। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों का विशाल संप्रदाय से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों एवं जंगल के अन्य उत्पादों का सही से संग्रह किया करते थे तथा जानवरों का आखेट यानी शिकार करते थे। उसकी बात है, क्या तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ी का पता लगाओगे? यानी आपको इस मानचित्र में उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाना है। इस मानचित्र में आपको ढूंढना है। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने ढूंढा है कि नहीं ढूंढा है। और देखिए इस क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों में सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया था। यानी सबसे पहले कब हुआ था? गेहूं और जौ की फसलें कब उगाना शुरू हुआ था? 8000 वर्ष पूर्व। यानी 8000 वर्ष पूर्व क्या हुआ था? गेहूं और जौ जैसी फसलों को उगाना शुरू किया था स्त्री पुरुषों ने। ठीक, उसके बाद देखिए आपका उन्होंने क्या किया था? उन्होंने भेड़, बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गांव में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों को पता लगाओ। यानी इसमें आपको क्या करना है? उत्तर पूर्व में गारो और मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाना है। ऐसे कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया। वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित है, यानी आपका विंध्य पर्वत के उत्तर में स्थित है, जहाँ पे चावल की सबसे पहले खेती हुई थी। ये आपका मैप है, आप लोग मैप देख लीजिएगा। आप लोगों का मैप का एक सेशन वीडियो बाद में बना दिया जाएगा। तो चलिए पहले चैप्टर पढ़ा दिया जाता है। देखिए उसके बाद मानचित्र पर सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करें। यानी आपको मानचित्र के द्वारा सिंधु तथा सहायक नदियों का पता लगाना है। आपको ये भी मैप के द्वारा बता दिया जाएगा किसी वीडियो में। आपको नदियों का मैप में जैसे नदियों के बारे में बता दिया जाएगा। उसके बाद देखिए क्या कहा गया इसमें,
सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी से मिल जाती हैं, यानी सहायक नदियाँ किसे कहते हैं, जो एक बड़ी नदी से मिल जाती है। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्री तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। यानी कब हुआ था नगरों का विकास कब हुआ था, यानी नगरों का विकास कब हुआ था, 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। उसके बाद देखिए गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। इसमें आपको गंगा तथा सोन नदी का पता लगाना है, किसमें, मानचित्र में। उसके बाद देखिए क्या है, गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, वर्तमान बिहार में जो है, नाम से जाना जाता था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया। देश के अन्य हिस्सों में भी राज्यों की स्थापना की गई थी। कब की गई थी, अन्य हिस्सों में भी राज्यों की स्थापना की गई थी। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीपों के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के किनारे यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः उन्होंने कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा देने और सलाह देने हेतु एक गांव से दूसरे स्थान तक तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे तक जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों की खोज की चाह में उत्सुकतापूर्वक यात्रा करते थे, यानी उनको नई नई चीज़ें को ढूंढने का शौक था कि आगे क्या होगा, कैसे लोग मिलेंगे, कैसा उनकी सभ्यता होगी, कैसे उनकी संस्कृति होगी, उन सब चीज़ों की लोग खोज किया करते थे। इन सभी यात्राओं में लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिलता था। उसके बाद है, क्या आप जानते हैं कि लोग यात्राएं क्यों करते थे? पहाड़ियों, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करते हैं, क्योंकि हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर ना सके। वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीपों के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं पर बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी संस्कृति परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे हैं। अब देखिए देश का नाम कैसे पड़ा था। अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, यानी ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये आप लोग नोट करते जाइएगा, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था, यानी उत्तर पश्चिम में जो लोग रहते थे उनके लिए कौन सा शब्द यूज किया जाता था, उनके लिए भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा, यानी जब ऋग्वेद में इसका उल्लेख हो गया तो इसका नाम क्या हो गया, इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। अब उसके बाद देखिए अतीत के बारे में जानकारी प्राप्त करना, यानी अतीत के बारे में हम कैसे जान सकते हैं। तो देखिए अतीत के बारे में क्या जान सकते हैं हम लोग। अतीत की जानकारी हमें कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कहलाती है। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या है, मैन्युस्क्रिप्ट है, अथवा शब्द लैटिन शब्द मैन्यू जिसका अर्थ होता है हाथ से निकलता है। पांडुलिपियों द्वारा ताड़पत्रों अथवा हिमालय में उगने वाले भुज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। यानी जो किस पेड़ की छाल थी, हिमालय के उगने वाले भुज नामक पेड़ की छाल, यानी ये भुज नामक पेड़ की छाल पर ये लिखा गया आपका
विशेष उल्लेख होता है। उसके बाद देखिए, इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई, यानी कई सौ साल वर्ष पुराना था, इसलिए इसमें से कुछ कुछ को कीड़ों ने खा लिया और कुछ ऐसी रखी रखी खराब हो गई थी। फिर भी ऐसी पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध हैं। प्राय ये पांडुलिपियाँ मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं, व्यवहार, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी मिलते हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे मिलते हैं, जबकि कुछ अन्य प्राकृतिक और तमिल में हैं। प्राकृतिक भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे, यानी प्राकृतिक भाषा का प्रयोग उस टाइम कौन से लोग करते थे? आम लोगों के लिए, आम लोगों की बोलचाल के लिए प्राकृतिक भाषा का प्रयोग किया जाता था। उसके बाद देखिए, हम अभिलेखों का अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए जाते थे। कभी कभी शासन तथा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके तथा उनका पालन कर सके। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिले हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुष ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए प्राय शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखते थे, यानी सबसे ज़्यादा उल्लेख किस चीज़ का है? लड़ाइयों का, यानी युद्ध के बारे में उसमें उल्लेख मिलता है। अब थोड़ा ये भी ध्यान दे दीजिएगा, लगभग 2250 वर्ष पूर्व, यानी 2250 वर्ष पूर्व यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ था। यानी कहाँ से प्राप्त हुआ था? कंधार से, अफगानिस्तान के कंधार से। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। इस शासक के विषय में तुम अध्याय 7 में पढ़ेंगे। जब कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियाँ अक्षरों तथा संकेतों से बनी होती है। जब हम कुछ बोलते हैं अथवा पढ़ते हैं तो तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। इस अभिलेख के इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा अराइमेक नामक दो विभिन्न लिपियों का भाषाओं में है। यानी इसके जो अभिलेख मिले हैं वो कौन कौन सी भाषा में है? यूनानी और अराइमेक के नामक दो विभिन्न लिपियों की भाषाओं में लिखे हुए हैं। अब देखिए, इसके अतिरिक्त कई अन्य वस्तुएं अतीत में बनी हुई हैं और प्रयोग में लाई जाती हैं। जैसे वस्तु का अध्ययन करने वाले व्यक्ति पुरातत्विक कहलाते हैं। पुरातत्विक पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तन, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पकी हुई मिट्टी तथा कुछ धातुओं की बनी होती है। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्द नष्ट न होने वाले होते हैं। इसके बाद देखिए क्या लिखा है। पुरातात्विक जानवर, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डी ढूंढते हैं। इनमें उन्हें जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप से भी बचे हुए होते हैं। नेक्स्ट देखिए, क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिले होंगे? तो देखिए क्या है इसमें, पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्राय स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इस स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं। इतिहासकार तथा पुरातत्विक इन जासूसों की तरह होते हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। यानी उनको छोटे छोटे सुराग चाहिए होते हैं अतीत के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए। नेक्स्ट है आपका, देखिए, अतीत एक या अनेक, यानी अतीत कैसे हो सकते हैं? एक होते हैं या उससे भी अनेक होते हैं? तो देखिए क्या कहा गया है। क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्ष हमारे अतीत पर ध्यान दिया? यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा ही तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूहों के लोगों के लिए अतीत के अलग अलग मायने हैं। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारियों के जीवन से बहुत भिन्न था। जैसा कि आज हम भी देखते हैं कि इस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते हैं। यानी हमारा जो देश है वो, उसमें हर तरह के लोग रहते हैं, हर जाति के लोग रहते हैं, हर धर्म के लोग रहते हैं। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियाँ पकड़, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रहण द्वारा करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य पदार्थ की
पूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर रहते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे, यानी अतीत में भी ऐसा ही चलता था। उसके बाद देखिए, इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है। इस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते हैं। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़े जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक तथा पशुपालक जैसे आम आदमी प्राय अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते हैं। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है, हालांकि अभी भी उनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। इसके बाद देखिए, लिखा है तिथियों का मतलब, यानी तिथियों का मतलब क्या होता है। अगर कोई तुमसे पूछे कि तिथि के विषय में पूछे, तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष, जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगी। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से ही की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। ईसा मसीह के जन्म की पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व यानी ईसा से पहले के रूप में जानी जाती है। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। अब देखिए, इतिहास की कुछ तिथियां हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। देखिए, इसमें अंग्रेजी में BC यानी हिंदी में ईसा पूर्व का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा पूर्व होता है। कभी कभी तुम तिथियों से पहले AD हिंदी में ईस्वी लिखा जाता है। यह एनोड्रोमिक नामक दो लैटिन शब्दों से बना है तथा इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। उसके बाद देखिए, कभी कभी AD की जगह CE तथा BC की जगह BCE का प्रयोग होता है। CE अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा BCE का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजी के VP शब्दों का प्रयोग होता है जिसका तात्पर्य होता है बिफोर प्रेजेंट यानी वर्तमान से पहले। अब देखिए, इसमें आपको बताना है, कल्पना करना है, इसमें आपको क्वेश्चन आंसर बताना है। ये आपका क्वेश्चन आंसर है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।